हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी के बॉस कंपटीशन चैनल। तो आज हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नए एडिशन को देखेंगे। आज दिन है फ्राइडे और तारीख है 25 नवंबर 2022। तो इस एडिशन में हम लोग फिर से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग एडिटोरियल को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये एडिटोरियल पेज का ही है। तो इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल दिया गया है, बी पंची ऑन मंची। थोड़ा सा कह रहा है कि मंची जो है उस पर आप एग्रेसिव होइए। मंची मतलब स्नैक्स और पंची मतलब हुआ कि थोड़ा एग्रेसिव होइए, इससे थोड़ा सा दूर हटिए, इस तरह का सेंस है। बी पंची ऑन मंची। तो स्नैक्स का यहाँ मतलब है प्रोसेस्ड फूड से, और प्रोसेस्ड फूड जिसमें कि फैट की मात्रा ज़्यादा होती है या फिर शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, और ऐसे प्रोसेस्ड फूड हमारे डायबिटीज पेशेंट के लिए ठीक नहीं होते हैं, या फिर जो हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, या फिर कोई कार्डियक एलिमेंट्स हैं, तो उनके लिए जो है ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पिछले दिन भी हम इस पर चर्चा किए थे कि फसाई ने इनको 4 साल का और समय दे दिया है फूड इंडस्ट्री को, और ताकि वे अपने पैकेट पर एक लेवल लगा सकें वार्निंग का कि कितना अमाउंट है फैट का, कितना अमाउंट है शुगर का, कितना अमाउंट है साल्ट का। तो 4 साल का और समय दे दिया है, और इसके बदले में एक स्टार सिस्टम लाया गया है जिसका एक्सपर्ट्स जो है विरोध कर रहे हैं। तो उसी पर आज ये आर्टिकल लिखा गया है। तो वही है, फूड रेगुलेटर फसाई शुड कट डाउन ऑन मंचीज, इट इज गिवन द स्नैक इंडस्ट्री ए लॉन्ग 4 ईयर पीरियड। तो इन्होंने 4 साल का एक लंबा वक्त फिर से दे दिया है। कल ही आपको बताए थे कि इस पर जो है 2012 से ही चर्चा चल रही है, और अभी तक जो है इस पर डिसीजन नहीं लिया जा सका है। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग। तो फ्रंट पर ये सब मेंशन करना होता है कि उसमें शुगर की मात्रा कितनी है, और साथ ही वार्निंग लेवल भी दिखाना होता है कि ये आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, एंड इट्स लिमिट, और लिमिट भी उसमें सब कुछ दिखाना होता है। लाइफ स्टाइल डिजीजेज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डिक एलिमेंट्स आर ऑलरेडी एट अलार्मिंग लेवल्स। तो हम जानते हैं कि आज ये सब जो डिजीज है वो बहुत फेमस है, अलार्मिंग लेवल पर है हमारे देश में। फैक्टर इन इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ मॉर्बिडिटीज, और ये सब जो रोग है इसका जो है एक इकोनॉमिक प्रभाव भी पड़ता है। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है, प्रोडक्टिविटी समाप्त होता है, या फिर हाउस होल्ड सेविंग्स खत्म होते हैं। हाउस होल्ड सेविंग्स कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो बीमारियों के इलाज में खत्म हो रहे हैं। तो ये से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। द इंडस्ट्री परहैप्स वरीज दैट FOPL विल ओपन पीपल्स आई टू द रियलिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड। तो फूड इंडस्ट्री को किस बात का डर है? उन्हें इस बात का डर है कि अगर हम लेबलिंग उस पर लगा देंगे तो लोगों की आंखें खुल जाएगी कि प्रोसेस्ड फूड जो है उनके लिए कितना हानिकारक है। शायद इसलिए वो लगाना नहीं चाहते हैं। प्रोसेस्ड फूड इज नॉट हेल्दी, तो इसके बारे में लोग जान जाएंगे। गुड प्रैक्टिसेज कैन स्टार्ट राइट अवे विदाउट वेटिंग 4 ईयर्स। तो इन्होंने कहा है आर्टिकल में कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको शुरू करने में देर कैसा, उनको शुरू करने में 4 वर्ष का समय कैसा, उसको अभी ही क्यों ना शुरू कर दिया जाए। सिटीजन्स हैव ए राइट टू नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर ईटिंग एंड इट्स कंसिक्वेंसेज। तो सिटीजन्स को ये राइट है कि वे जान सकें कि वे क्या खा रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। सच कंज्यूमर अवेयरनेस विल फोर्स द इंडस्ट्री टू एडहेयर टू सेफर लेवल्स ऑफ शुगर। तो इस तरह की जब अवेयरनेस आएगी कंज्यूमर में, तो इंडस्ट्री जो है उस पर एक दबाव बनेगा ताकि वे शुगर का जो लेवल है उसको सेफर रख सकें अपने प्रोडक्ट्स में, साल्ट का जो लेवल है उसको सेफर रख सकें, फैट कंटेंट जो है उसका उचित मात्रा में इस्तेमाल करें। ये फूड इंडस्ट्री वाले लोग। फसाई इज ऑप्टिंग फॉर स्टार रेटिंग, 5 स्टार फॉर द हेल्दीएस्ट फूड। तो फसाई जो है वो ऑप्ट कर रहा है स्टार रेटिंग के लिए। जो हेल्दीएस्ट फूड है उसको 5 स्टार दिया जाएगा, और हाफ ए स्टार फॉर द अनहेल्दीएस्ट, बट द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर ए हायर रेटिंग लाइक प्रेजेंस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मिलेट्स, फाइबर्स etc आर नो कंसोलेशन इफ द शुगर, साल्ट और फैट कंटेंट आर ऑल्सो हाई इन द सेम प्रोडक्ट। तो इस बात की कल भी हम चर्चा किए थे कि अगर किसी प्रोडक्ट में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, मिलेट्स हैं, फाइबर्स हैं, तो इसके लिए उन्हें अच्छे स्टार मिल जाएंगे, और इससे जो उसमें उपस्थित हानिकारक शुगर का लेवल है या फिर साल्ट का लेवल है, फैट कंटेंट उसमें ज़्यादा है, तो ये सब उसमें छिप जाएगा।
और उन्हें अच्छा स्टार तो मिल जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो है एक डायबिटीज पेशेंट के लिए हानिकारक होगा, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए हानिकारक होगा, या फिर कोई कार्डिक एलिमेंट से जूझ रहे हैं उनके लिए ये डेंजरस होगा। सच ए मंची गेटिंग ए 5 स्टार रेटिंग विल बी फार्सिकल। तो ये पूरी तरह से बेतुका है, पूरी तरह से फार्सिकल है, पूरी तरह से एब्सर्ड इसको कहा जाए, पूरी तरह से प्रीपोस्टेरस कहा जाए। What would help consumers most is knowing what percentage of the recommended dietary allowance। तो एक RDA होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसको बोलते हैं, फॉर ए डे इज मेट बाय व्हाट दे कंज्यूम। तो कंज्यूमर्स को क्या हेल्प करेगा, तो किस चीज़ का कितना परसेंट ले रहे हैं, तो ये उनको हेल्प करेगा। इस बात की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। नोइंग वेदर ए बार ऑफ चॉकलेट मीट्स 50%, 100% और 150% ऑफ द RDA फॉर शुगर एंड फैट वुड सर्टेनली हेल्प। तो उसमें क्या परसेंटेज है जो हम खा रहे हैं, एक चॉकलेट खा रहे हैं तो उसमें शुगर का परसेंटेज क्या है, फैट का परसेंटेज क्या है, तो ये जानकारी होगा तो ये हमें जो है RDA में हेल्प करेगा। जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, क्या हम उसके अकॉर्डिंग्स भोजन को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, तो ये जानकारी के लिए उसमें परसेंटेज का लिखा होना बहुत ही जरूरी है। बट फसाई कीप्स दिस ऑप्शनल। फर्दर RDA क्लेम्स ऑफ द पैकेज फूड इंडस्ट्री नीड रिगोरस लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो लेबोरेटरी टेस्टिंग का भी जरूरत है। फसाइज बेसलाइन रेफरेंस वैल्यू फॉर फूड रिस्क फैक्टर्स एट 21 grams per 100 grams सर्विंग फॉर शुगर इन सॉलिड फूड्स इज टू हाई। तो अभी जो है 100 ग्राम में जो है 21 ग्राम तक शुगर दे दिए जाते हैं, जो कि बहुत है। WHO ने जो नॉर्म्स निर्धारित किए हैं उसके अनुसार जो है शुगर की मात्रा बहुत ये ज़्यादा है, क्योंकि WHO कितना रिकमेंड किया है, डेली रिकमेंडेशन है 25 ग्राम, डेली का रिकमेंडेशन है 25 ग्राम, और आप मात्र 100 ग्राम में 21 ग्राम शुगर दे रहे हैं, तो ये बहुत हाई अमाउंट है। Should government of India consider using taxation as an instrument to discourage junk foods? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरह के जंक फूड के इस्तेमाल पर या प्रोसेस्ड फूड के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए क्या टैक्स लगाने की व्यवस्था की जाए। अगर किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा शुगर है और कोई उसको यूज करना चाहे तो उसको क्या टैक्स के लिए बाध्य किया जाए, क्या इस तरह की व्यवस्था की जाए सिटीजन्स के लाइफ को बचाने के लिए। केरला हैड इनिशिएटेड ए फैट टैक्स ऑन बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज इन 2016 बिफोर द GST रोल आउट इन 2017। तो इस तरह का एक इनिशिएशन केरला लिया था और फैट टैक्स लगाया था बर्गर्स और पिज़्ज़ाज पर 2016 में। प्रोडक्ट्स हाई इन शुगर, साल्ट एंड फैट कैन बी टैक्स्ड हायर व्हाइल दोज लो इन दीज पैरामीटर्स गेट टैक्स्ड लोअर। कह रहा है कि जिसमें हाई शुगर का अमाउंट हो, साल्ट का अमाउंट हो, फैट का अमाउंट हो, उसका टैक्स भी हाई होना चाहिए, और जिसमें लो है उसमें टैक्स भी लो होना चाहिए। FOPL एंड रेगुलर टैक्स हाइक्स ऑन सिगरेट्स हैव हेल्प्ड डिसइंसेंटिवाइज स्मोकिंग। तो एक यहाँ पर बोला गया है कि FOPL जब किया गया, सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग लिखी गई और उस पर टैक्स हाइक किया गया, तो देखा गया कि स्मोकिंग जो है थोड़ा डिसइंसेंटिवाइज हुआ है, मतलब लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुए हैं और उसमें कमी आई है, स्मोकिंग करने वाले स्मोकर्स में कमी आई है। फसाई शुड पुट सिटीजन्स फर्स्ट। तो फसाई को भी सिटीजन को प्राथमिकता देना चाहिए, ना कि फूड इंडस्ट्री का जो हित है उसको ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट विल एडप्ट डिस्पाइट द स्नैक फूड इंडस्ट्रीज करेंट अपोजिशन। तो धीरे धीरे मार्केट जो है अनुकूलित हो जाएगा, और भले ही स्नैक फूड इंडस्ट्री जो है इसका जो है विरोध कर रही है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट एडप्ट हो जाएगा। उस पर लेबलिंग लगा देने के बाद भी लोग खाएंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक खाएंगे, वो क्या खा रहे हैं उनको ज्ञान रहेगा। साथ ही जो कंपनियां फूड इंडस्ट्री है वे भी सावधानी पूर्वक फैट का मात्रा जो है अपने प्रोडक्ट्स में डालें, या फिर शुगर का मात्रा डालें, साल्ट का मात्रा डालें। और लास्ट में लिखा गया है आफ्टर ऑल एवरीवन हैज़ टू ईट, और अंत सभी को तो खाना है ही, तो कुछ परिवर्तन के साथ खाना है, कुछ सावधानी पूर्वक खाना है, ताकि हम जो डेली लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं उनसे हम सुरक्षित रह सकें, उनसे हम बच सकें। तो ये था आपका एडिटोरियल पेज पर लिखा हुआ ये आर्टिकल, बी पंची ऑन मंची। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। तो ये देखिए, ये आर्टिकल जो है आपको कोर्ट्स पेंडेंसी क्राइसिस है, वन व्हील कैन नॉट मूव ए चैरियट। ये चाणक्य साहब का स्टेटमेंट है कि वन व्हील कैन नॉट मूव ए चैरियट।
तो आज देखिए हमारे देश में कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग में है। उतने अमाउंट्स में या उतने संख्या में कई जजेज नहीं हैं या फिर जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं हैं जो कि उतने सारे केस को हैंडल कर सकें। तो उसी पर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। हाउ एंशिएंट इंडियन विजडम कैन बी गाइड टू रिफॉर्म एंड रिवाइटलाइज द जुडिशियल सिस्टम टुडे। तो कह रहा है कि पुराना जो हमारा एक इंडियन विजडम है, बुद्धिमानी जो है, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं आज का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसको एनर्जाइज करने के लिए। तो ये जो आर्टिकल है अश्विन संघी का है, देखते हैं क्या है इनके आर्टिकल में। कौटिल्याज अर्थशास्त्र रिटेन अराउंड 2300 ईयर्स एगो। तो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र था आज से लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। उसमें क्या कहा गया है? जज शैल डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज ऑब्जेक्टिवली एंड इम्पार्शियली। तो दोनों एक ही शब्द है। ऑब्जेक्टिवली मतलब भी इम्पार्शियली होता है कि बिना कोई पक्ष के, बिना कोई इन्फ्लुएंस के जज जो है अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करें, पूरी तरह से फ्री होकर, पक्षपात से दूर रहकर अपने डिसीजंस दे, सो दैट दे मे अर्न द ट्रस्ट एंड द अफेक्शन ऑफ पीपुल, ताकि वे जो है लोगों के विश्वास को जीत सके, लोगों के अफेक्शन को जीत सके। गोइंग बैक फर्दर इन टाइम, और इससे थोड़ा पीछे जाते हैं, शुक्राज नीति शास्त्र। तो शुक्राचार्य का जो नीति शास्त्र था उसमें क्या है? द किंग शुड अपॉइंट दोज हु आर वर्चुअस। तो किंग को, एक राजा को, उसको अपॉइंट करना चाहिए जो कि वर्चुअस, जिसमें कुछ गुण है, वेल ट्राइड है। वेल ट्राइड मतलब जो जांचा परखा हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है, एंड कैपेबल ऑफ बियरिंग द बर्डन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बर्डन को सहन कर सके, बियर कर सके। एंड डिगिंग डीपर, और अगर हम गहराई में जाते हैं तो बृहस्पति स्मृति कहता है ए जज शुड डिसाइड केसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ पर्सनल गेन और एनी काइंड ऑफ पर्सनल बाइस। तो ये लिखा गया है बृहस्पति स्मृति में कि जो एक जज है उनको बिना पर्सनल गेन नहीं देखना चाहिए, बिना पर्सनल गेन को देखे हुए या पर्सनल वाइस को ध्यान में रखे हुए उनको डिसीजंस देना चाहिए। एंड दिस डिसीजन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट मतलब यहाँ मेनली है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन वे में है, या बहुत सारे टेक्स्ट भी है हमारे देश में, जैसे यहाँ पर चर्चा भी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, या फिर और शुक्राचार्य का नीति शास्त्र है। तो ये सब जो है टेक्स्ट मतलब वही यहाँ सेंस है। ए जज हु परफॉर्म्स हिज जुडिशियल ड्यूटीज इन दिस मैनर अचीव्स द सेम स्पिरिचुअल मेरिट। तो इस तरह से जो जज अपने ड्यूटी को परफॉर्म करता है उसको ठीक उसी तरह से माना जाता है जैसे एक व्यक्ति परफॉर्मिंग यज्ञ, जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा हो, तो इस तरह की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक जज की। एंशिएंट इंडिया अकॉर्डेड ट्रेमेंडस importance to the effective and efficient dispensation of justice। तो एंशिएंट इंडिया जो था, प्राचीन भारत था, इसका जो ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस है जुडिशरी का, जस्टिस का, इसको उन्होंने समझा। बट आई वंडर व्हाट कौटिल्य, शुक्रा और बृहस्पति वुड हैव थॉट ऑफ इंडिया जस्टिस डिलीवरी सिस्टम टुडे। लेकिन अगर आज कौटिल्य होते, शुक्राचार्य होते या बृहस्पति होते, तो वर्तमान समय की जो न्यायिक प्रणाली है उसके बारे में क्या सोच रहे होते, उसको किस नज़र से देख रहे होते। 8/47 मिलियन, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंडिंग कोर्ट केसेज इन द वर्ल्ड। ओवर 47 मिलियन, इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग में आपको 5 करोड़ के आसपास केसेज हैं जो हमारे देश में अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये 2018 पेपर बाय नीति आयोग सेड इट वुड टेक मोर देन 324 ईयर्स। 324 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा अगर इन बैकलॉग को दूर किया जाए। बट सॉल्यूशंस टू रिफॉर्म एंड रिवाइटलाइज आवर जुडिशियल सिस्टम आर स्टार्टिंग अस इन द फेस। वी सिंपली नीड द बिल टू गेट देम डन। तो सॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, और हमारे जुडिशियल सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? रिवाइटलाइज करना पड़ेगा, पुनर्जीवित करना पड़ेगा। वी सिंपली नीड द बिल टू गेट देम डन, और इसे करने के लिए एक बिल पावर की जरूरत है। तो इसके लिए कुछ उपाय इन्होंने सुझाया है। तो सबसे पहला है, फर्स्ट
The center and state governments are party to 46% of pending cases। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पेंडिंग केसों में से 46% केस ऐसे हैं जिसमें एक पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। सो ए सिंपल नेगेटिव लिस्ट which identifies instances in which government and its agencies are barred from going to court would be a great starting point। तो इस तरह का कुछ एक लिस्ट बना दिया जाए कि इन मामलों में सरकारें जो है कोर्ट नहीं जा सकती है, तो सबसे पहले पहल यही किया जाए। आप देखते होंगे न्यूज में अक्सर ऐसा देखते होंगे, कहीं पर सरकारों के बीच कोई किसी तरह की भी रुकावटें आई या फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी का जो गठबंधन है उसमें कुछ दरार आई, तो जो सिचुएशन उत्पन्न होता है उसके लिए लोग तुरंत कोर्ट की ओर दौड़ते हैं। तो इस तरह का जो 46% केस है उसमें खुद पार्टी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, तो इसको दूर करना होगा। दूसरा है वी नीड मोर जजेज। तो ये तो ऑब्वियस है कि हमारे देश में जजेज की बहुत कमी है। एज ऑफ 2021 वी हैड 21.03 जज पर मिलियन पीपुल। तो पर मिलियन मतलब प्रति 10 लाख पर मात्र 21 जज हैं लगभग में, जबकि यूके में 51 है और यूएस में देखिए 107 जज पर मिलियन है। तो कहाँ 107 जज पर मिलियन और कहाँ 21 जज पर मिलियन। और देखिएगा तो हमारा पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है, यूएस वगैरह का पॉपुलेशन भी बहुत कम है। द टसल बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी इन डिसाइडिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट मस्ट बी रिजॉल्व ऑन ए पार फुटिंग। तो आज देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक टसल चलते रहता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर। आप जानते हैं कि NJAS नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो कि 2014 में आया था, उसको 2015 में जुडिशरी के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो इस तरह के टसल देखे जाते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तो इसको किसी न किसी मैकेनिज्म द्वारा समाप्त करना पड़ेगा। जज अपॉइंटिंग अदर जज कैन नॉट कंटिन्यू। तो कोलिजियम सिस्टम की यहाँ मुख्यतः बात हो रही है जिसमें जज ही जज की नियुक्ति कर रहे हैं, तो ये बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं रह सकता है। तीसरा जो है थर्ड, जज मस्ट बी लेफ्ट फ्री टू डू व्हाट दे आर सपोज्ड टू। Indian judges spend far too much time on administrative work such as scheduling hearings। तो ये भी देखिए, जज जिस काम के लिए अपॉइंट हुए हैं वही काम उनको करने दीजिए। आप उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम मत करवाइए। आप उनसे जो है हियरिंग को शेड्यूल करवाते हैं या फिर डिसाइडिंग एडमिशन किस केस को लेना है किस केस को नहीं लेना है, तो इसको करने के लिए अलग से जुडिशियल स्टाफ होने चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए। रिव्यूइंग डॉकेट कंप्लीशन, तो इसको भी आप उनसे करवा रहे हैं। तो ये सबसे जज को मुक्त कर देना चाहिए ताकि उनका जो काम है डिसीजन देने का सिर्फ वो करें। इससे क्या होगा, इससे जुडिशरी पर जो दबाव है बहुत हद तक घटेगा। इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ कोर्ट्स आर सपोर्टेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड इंडिया शुड बी नो एक्सेप्शन। तो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो एक्सटर्नल एजेंसी को दिए जाते हैं। इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, इंडिया एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। फोर्थ, क्रिएट डिसइंसेंटिव्स फॉर लिटिगेशन। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ केसेज such as dishonoring of checks or landlord-tenant disputes are voluminous and clog the system। तो ये जो landlord-tenant dispute है बहुत ज़्यादा अमाउंट में है इस तरह का केस, मतलब मालिक और जो किराएदार के बीच में जो डिस्प्यूट है, तो इस तरह का केस बहुत बड़ी मात्रा में है, सिस्टम को पूरा क्लॉग किए हुए है। या फिर डिसऑनरिंग ऑफ चेक्स, ये भी जो है बहुत बड़े मात्रा में है, तो ये पूरा सिस्टम को क्लॉग किए हुए है, तो इसको समाप्त करना होगा। और लिटिगेशन की चर्चा है, आप देखते हैं कि आज बहुत बड़ी मात्रा में जनहित याचिका दायर की जाती है। बहुत बार दायर करने वाले को कोर्ट फटकार भी लगाती है, लेकिन फटकार लगाने से क्या होता है कि टाइम तो कोर्ट का बर्बाद हो गया, जिसको आप PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं उसको, जनहित याचिका। थोड़ा सा भी कुछ हुआ तुरंत जनहित याचिका दाखिल करने लोग पहुंच जाते हैं। तो इस सब पर जो है थोड़ा सा लगाम लगनी चाहिए। एस्टैब्लिश रूल बाय विच द लूजिंग पार्टी वुड इनकर एक्सेप्शनली हैवी कॉस्ट। तो ये जो टेनेंट और ये लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट में इन्होंने एक सलाह दिया है, ये ऐसा रूल बनाइए कि लूजिंग पार्टी को जो है बहुत बड़ा कॉस्ट फिर सफ़र करना पड़े। बहुत सारे लोग जो है झूठ मूठ का भी केस करके केस को लंबा खींचते रहते हैं, और तो उस तरह के लोगों को पर लगाम लगाने के लिए जानते हैं कि मेरा ज़मीन नहीं है, फिर भी उसको कोर्ट में घसीट कर ले जाते हैं। तो उस तरह के लोगों पर लगाम लगाने के लिए हैवी पेनाल्टीज की व्यवस्था की जाए। सेवरल फ्रिवलस डिस्प्यूट्स वुड बी सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट। और बहुत सारे जो छोटे मोटे झगड़े हैं उनको कोर्ट से बाहर भी
समाप्त किया जा सकता है। फिफ्थ, प्रिजर्व आवर एग्जिस्टिंग टैलेंट। तो एग्जिस्टिंग टैलेंट मतलब हुआ कि आज हमारे जजेज जो हैं, हाई कोर्ट के जज जो है 62 वर्ष में रिटायर कर जाते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है 65 साल में रिटायर कर जाते हैं। ये जो है बिल्कुल विपरीत है डेवलप्ड कंट्रीज से। जैसे यूके कनाडा का उदाहरण लीजिएगा तो वे लोग सर्विस में 75 साल तक रहते हैं, और यूएस में बात कीजिएगा तो जज ऑफ द सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होल्ड ऑफिस फॉर लाइफ। तो वे जीवन भर रहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जज या सुप्रीम कोर्ट्स के जज होल्ड ऑफिस फॉर लाइफ। तो व्हाई शुड इंडिया लूज इट्स मोस्ट एक्सपीरियंस जज? जब 62 साल हो गया, 65 साल हो गया, तो उनका एक्सपीरियंस चरम पर होता है, और उसी समय हम उनको रिटायर कर देते हैं। कम से कम एटलीस्ट दे कैन वर्क फॉर 10 ईयर्स मोर, 10 साल और अधिक वो कार्य कर सकते हैं। या फिर यूएस वाला भी आप नियम लगा सकते हैं कि लाइफ टाइम के लिए उनको रहने दिया जाए। व्हाई शुड इंडिया लूज इट्स मोस्ट एक्सपीरियंस जज? बिकॉज ऑफ ए रिटायरमेंट एज दैट वाज फिक्स्ड व्हेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लोअर। तो ये जो रिटायरमेंट एज उस समय तय किया गया था जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी। पहले के ज़माने में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, उन मेडिकल सुविधाओं का अभाव था। इसके कारण जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जीवन प्रत्याशा जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बहुत कम था। और उसी समय में आपने ये निर्धारित किया कि हाई कोर्ट के जज 62 साल तक रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल तक रहेंगे। तो अब तो कम से कम उसमें कुछ वृद्धि कीजिए। छठा बात, लिवरेज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का भी पूरा मदद लीजिए। और ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन मोस्ट हियरिंग हैड टू मूव ऑनलाइन। तो कोविड लॉकडाउन के समय हमने देखा था कि अधिकांश हियरिंग जो थे ऑनलाइन हो गए थे। इमेजिन इफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ केसेज मूव्ड परमानेंटली टू एन ऑनलाइन डिस्पोजल सिस्टम। तो कुछ कैटेगरीज के केसेज उनको परमानेंटली आप ऑनलाइन डिस्पोजल के लिए ही छोड़ दीजिए कि इसका जब भी क्रियान्वयन होगा, इस पर जब भी सुनवाई होगी तो ऑनलाइन ही होगी। सिमिलरली कंप्यूटर एल्गोरिथम कुड बी यूज टू मैनेज द रोस्टर। तो रोस्टर जो है डेली का जो रूटीन है, डेली का जो कार्य प्रणाली है, उसको निर्धारित करने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिथम का भी प्रयोग किया जा सकता है, और इस तरह से हम पूर्वाग्रह से भी बच सकते हैं। सेवंथ, इंट्रोड्यूस एन इंडियन बेल एक्ट। तो एक बेल एक्ट बनाने की भी जरूरत है। आज जानते हैं कि 66% ऑफ प्रिजनर्स हमारे जेल्स में ट्रायल का वेटिंग कर रहे हैं और वे बंद हैं। लेट दैट सिंक इन। 3 आउट ऑफ 4 प्रिजनर्स आर नॉट इवन कन्विक्टेड। और उनमें से 75% भी प्रिजनर्स जो है कन्विक्टेड नहीं होते हैं, वे बाद में इसी तरह से छूट जाते हैं। दिस इज डिस्पाइट रिपीटेड डायरेक्शन बाय द एपेक्स कोर्ट दैट बेल आउट टू बी द नॉर्म एंड जेल द एक्सेप्शन। तो एपेक्स कोर्ट बराबर बोलते रहता है कि बेल आउट टू बी नॉर्म। तो बेल एक नॉर्म होना चाहिए और जेल जो है एक्सेप्शन होना चाहिए। मतलब बेल जो है मिलने की सुविधा आसानी से होनी चाहिए। 8, मेक एडजॉर्नमेंट फ्राइट फुल्ली एक्सपेंसिव वंस ए डेट इज फिक्स, नो एडजॉर्नमेंट शुड बी पॉसिबल। तो इसमें भी देखिए, इसका भी बहुत सारे लोग दुरुपयोग करते हैं कि अपने तारीख पर नहीं जाते हैं, और तो इससे क्या होता है, इससे भी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें विलंब हो जाता है। तो इसके लिए भी कोई स्ट्रिक्ट नियम बनाया जाए कि आज अगर तारीख है तो एडजॉर्नमेंट संभव नहीं है, और अगर कोई पार्टी रिक्वेस्ट करता है तो दूसरा पार्टी जो पहुंच गया है उसको पूरा लीगल खर्च देवो, अनलेस द साइड दैट रिक्वेस्ट इट इज विलिंग टू पे द अदर साइड्स लीगल कॉस्ट अलॉन्ग विथ ए सब्सटेंशियल प्लांटी। और पेनाल्टी भी उस पर लगाया जाए, तो इस पर भी नियम बनाया जाए। 9th, कट डाउन द वॉल्यूम ऑफ अपील्स। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है अपील भी बहुत होता है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बहुत अपील होता है, तो उसका भी मात्रा जो है कुछ कम कीजिए। व्हाई शुड एससी बी रिव्यूइंग हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल लीव पिटिशंस ईच डे। तो स्पेशल लीव पिटिशंस होते हैं, जो प्रिजनर्स लंबे समय से जेल में बंद होते हैं, उनके लिए स्पेशल लीव पिटिशन आता है। तो उस पर क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वर्किंग डेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज आर कंज्यूम्ड इन डिटरमाइनिंग एडमिशन। किसको इसको लिया जाए, किसको छोड़ा जाए, इसमें भी 40% ऑफ वर्किंग डेज चला जाता है। इंडीड 90% ऑफ दोज SLPs आर रिजेक्टेड। तो स्पेशल लीव पिटिशंस में जो 90% है वो तो जनरली रिजेक्ट ही हो जाता है। व्हाट ए मेमोथ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन देखिए इससे कितनी बड़ी समय की बर्बादी होती है। 10th, ब्रिंग द जुडिशरी इन लाइन विथ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज। तो मैनेजमेंट का तो हर जगह जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू कोर्ट्स नीड वैकेशन। तो ये भी सोचने वाली बात है कि कोर्ट्स को हम पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जैसे गर्मी की छुट्टी हो गई। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है परंपरा से, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर जजों को छुट्टी लेना है तो वे अपना
छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से पूरे इंस्टीट्यूशन को, लॉ के इंस्टीट्यूशन को, पूरे कोर्ट को बंद नहीं करना चाहिए। श्योर, जज शुड बी इंटाइटल्ड टू टेक लीव जस्ट लाइक दे वुड इन ए कॉरपोरेशन। अगर आप किसी कॉरपोरेशन में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गर्मी की छुट्टी आई तो पूरा कॉरपोरेशन ही बंद हो गया, पूरा कंपनी ही बंद हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि वहाँ के जो एम्प्लॉइज होते हैं, अगर वो छुट्टी चाहते हैं तो उनको छुट्टी दिया जाता है। या गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय हैं, उनको जब छुट्टी दी चाहिए तो छुट्टी दी जाती है। तो उसी तरह का व्यवस्था जो है जुडिशियल सिस्टम में भी किया जाए। सिमिलरली स्टूडेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ जज बी रिव्यूड पीरियोडिकली, और इनका जो प्रोडक्टिविटी है जज का, वो बीच बीच में रिव्यू होना चाहिए। जैसे कि हम लोग टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स का जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करते हैं। शुड जज बी प्रोटेक्टेड बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट व्हेन एवरी अदर इंस्टीट्यूशन कैन बी क्रिटिक्यूड। आजकल जो है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं लगभग सब में सबका जो है क्रिटिसिज्म होता है, सबकी आलोचनाएं की जाती है। तो ऐसे समय में लोगों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वे जुडिशरी के बारे में भी कुछ कह सकें, बोल सकें। तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इसको हटा देना चाहिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है, जहां लोग अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी जो भी नियम है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। कैनॉट लैंग्वेज यूज्ड इन लीगल डॉक्यूमेंट्स बी सिंप्लीफाइड। आज देखते हैं कि कोर्ट का जो आदेश होता है या उनका जो जजमेंट होता है बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा होता है, तो उसको सिंप्लीफाइड करने की ज़रूरत है, आसान लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत है, ताकि सभी लोग उसको पढ़ सकें, समझ सकें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट कंटिन्यू देयर एडवर्सियल अप्रोच। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो एक एडवर्सियल अप्रोच है, दोनों के बीच जो 36 का आंकड़ा है वो कंटिन्यू नहीं रख सकता है, उसको समाप्त करना होगा। इट वॉज कौटिल्य वाइजली रोड, कौटिल्य ने लिखा था, वन व्हील अलोन डज नॉट मूव ए चैरियट। तो यह जो पूरा देश है एक रथ की तरह है, और यह एक चक्के पर नहीं चलता है, इसके लिए 4 चक्कों की जरूरत होती है। इट इज टाइम टू वर्क फॉर द गुड ऑफ द नेशन, दिस इज एन अर्जेंट प्रेयर माय लॉर्ड। तो ये जो एक समय है कि राष्ट्र की भलाई के लिए कुछ किया जाए। तो राइटर हैं, ये बहुत सारे वर्क्स हैं इनका, फिक्शन के क्षेत्र में बेस्ट सेलिंग वर्क्स है, उसके ऑथर हैं। तो इनका पर्सनल राय है, और इसमें बहुत सारा पॉइंट उचित भी है, और बहुत जानते हैं कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, 5-5 करोड़ लगभग में केस पेंडिंग है। तो इसको सुधारा तो जाना ही चाहिए। और फिर वो जो कहा जाता है हमारे देश में कि तारीख पर तारीख, तो इस सिस्टम से छुटकारा मिलनी चाहिए। लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं, तो ये समाप्त होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो वायलेंस आर्सन एज बॉर्डर क्लेश प्लेज आउट इन मेघालय कैपिटल। तो ये जो आपको बताए थे कि असम के कुछ पुलिस वाले ने मेघालय के 5 लोगों को जो शूट आउट कर दिया था, तो उसके कारण जो है मेघालय में पूरा वायलेंस इरप्ट हो गया है, आगजनी होने लगा है बॉर्डर क्लेश के कारण। बहुत जगह जो असम के नंबर की गाड़ियां थी मेघालय में, तो उसको भी जला दी गई। और असम के जो यूनियन है, लेबर यूनियन है, वो फील्ड सप्लाई को रोक दिए हैं, जिससे कि मेघालय में पेट्रोल, डीजल या फिर कुकिंग गैस नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ट्रक जो लेके जाते हैं उनके ड्राइवर को डर है कि कहीं उनको पीटा ना जाए, रोक के आगजनी ना की जाए ट्रक के साथ। हालांकि फिर वहाँ की सरकारें, मेघालय की सरकारें आमजनों से अपील कर रहे हैं कि जो ट्रक हैं उनको इस तरह से ना किया जाए, नहीं तो सप्लाई कम होगा। तो इस तरह का जो सिचुएशन है बुरा है, और इसमें सेंटर को हस्तक्षेप करना चाहिए। मेघालय के सीएम जो हैं चीफ मिनिस्टर से बात भी किए हैं, मिले भी हैं उनसे। तो इसमें हस्तक्षेप करके और दोनों राज्यों के बीच जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही पूरा न्यूज है, आप इसको पढ़ सकते हैं। टेंशन ब्रूइंग ओवर द डेथ ऑफ 5 मेघालय विलेजर्स इन फायरिंग बाय असम पुलिस along the interstate border 2 days ago erupted in arson and vandalism in Shillong late on Thursday, creating a grim backdrop। वही सब चीज़ लिखा हुआ है इसमें, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, आपकी रीडिंग कैपेसिटी भी बनेगी। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। SC क्वेश्चंस अपॉइंटमेंट ऑफ EC गोयल एट लाइटनिंग स्पीड। तो इलेक्शन जो कमिश्नर के रूप में इनका जो गोयल साहब का जो अपॉइंटमेंट हुआ है बहुत तेजी से कर दिया गया है।
तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो है चर्चाएं चल रही थी कि इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और इसी बीच जो है कुछ इलेक्शन कमिश्नर का जो है यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। सेज मिस्टिफाइड बाय क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्ट ऑफ 4, 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है इसके लिए, और उसमें से फिर अपॉइंटमेंट किया गया है। The center faced another round of questioning on Thursday on the appointment of top poll officers from the Supreme Court after it perused the process adopted by the government to appoint Arun Goyal as election commissioner। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो थोड़ा संदेहास्पद दिखता है। उस प्रोसेस को उन्होंने पेरूज किया तो संदेहास्पद दिखा, तो उन्होंने क्वेश्चन खड़े किए। द कोर्ट सेड इट वाज मिस्टिफाइड, ये पूरी तरह से जो है मिस्टिफाइड है, एक मिस्ट्री है, रहस्यात्मक है। बाय द क्राइटेरिया एडोप्टेड टू शॉर्टलिस्ट नेम्स एंड बाय द होल प्रोसेस बीइंग कंप्लीटेड एट लाइटनिंग स्पीड विद इन 24 आवर्स विदाउट एनी डेलिब्रेशन। तो आपने पूरी प्रक्रिया को जो है मात्र 24 घंटे में पूरी कर दी, कोई बिना कोई डेलिब्रेशन के। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नोटेड दैट द वैकेंसी इन द पोल पैनल वाज देयर सिंस मई, तो मई से ही वैकेंसी था, लेकिन नवंबर में जो है अपॉइंटमेंट मात्र जो है 24 घंटे से भी कम समय में फाइनल कर दिया गया। The court made it clear that it was neither questioning the credential of the officer nor examining the validity of his appointment, but scrutinizing the process। आपने जो प्रोसेस अपनाया है वो ठीक नहीं है। हम ऑफिसर्स के क्रेडेंशियल पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, न ही वैलिडिटी का हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जो आपने प्रोसेस अपनाया है ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और ये सरकार को बोल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। The vacancy was there since May 15. Can you tell us what happened between May 15 and November 18? What prevailed on the government to do it in a shortest period of time? Same day the file was processed, same day clearance, same day application, and same day appointment. File has not even traveled for 24 hours. What kind of evaluation was done? किस तरह का आप evaluation कर रहे हैं? How the law ministry selected 4 names? What were the criteria followed? किस आधार पर आपने उनका सिलेक्शन किया? वी आर ऑल्सो मिस्टिफाइड यू अटर्नी जनरल। तो एजी जो है ये गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। तो यू आर राइट इन सेइंग दैट एज इज क्राइटेरियन, बट व्हाई ओनली 4 व्हेन 40 अदर्स फुलफिल द क्राइटेरिया? तो 4 ही क्यों, जब 40 अदर जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये जो एजी साहब हैं आर वेंकटा रमानी, इन्होंने भी कुछ यहाँ पर तर्क दिया है। देयर इज नो डिस्प्यूटिंग फीचर, इसमें कुछ गलत नहीं है। इन द अपॉइंटमेंट एंड आई विल डिस्पेल दैट इम्प्रेशन, देयर इज नो डिजाइन इन इट। तो उन्होंने कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं है, एंड आई विल डिस्पेल दैट इम्प्रेशन, मैं उसको हमेशा खारिज करूँगा। आफ्टर प्रोटेस्ट ट्रांसफर ऑफ गुजरात हाईकोर्ट जज ऑन होल्ड, वहाँ का जो बार एसोसिएशन है, वहाँ के जो हाईकोर्ट के जज हैं उनके ट्रांसफ़र का विरोध किया था, तो इस पर जो है अभी होल्ड लगा दिया गया है एससी कॉलेजियम द्वारा। बैक इट्स डिसीजन टू ट्रांसफर जस्टिस निखिल एस रलई ऑफ गुजरात हाई कोर्ट फॉलोइंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय द हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो ये विरोध किया था, तो इसके बीच जो है रोक लगा दिया गया। तो यही पूरा है कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट जो है सीधे जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है एक स्वायत्त संस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है संज्ञान लिए हुए है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है, क्या डिसीजन होता है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात नॉमिनीज विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑन द राइज, तो ये सिर्फ गुजरात का बात नहीं है। फील्ड्स मैक्सिमम है 36%। ये पूरे इंडिया की बात है कि आजकल हमारे इलेक्शंस में जो क्रिमिनल्स के तादाद हैं बढ़ते जा रहे हैं। आप जानते होंगे कि इवन पार्लियामेंट में भी 43% लोग ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस अवश्य है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये जो डाटा है एडीआर का है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का। तो अगर इस तरह के लोग शासन सत्ता में पहुंचेंगे तो क्या विकास करेंगे, ये सब लोगों को पता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं। हरियाणा ₹36 लाख बॉन्ड पॉलिसी फॉर एमबीबीएस ड्राइविंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए हरियाणा सरकार जो है 2020 में, शायद 2020 के नवंबर के आसपास इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था
कि यहाँ के जो सरकारी कॉलेज में स्टूडेंट्स एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे उनको फिर सरकारी सेवा में, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में या फिर कोई रूरल अस्पताल हो या कुछ भी हो, वहाँ पर उनको अपना सेवा देना पड़ेगा। वो तुरंत कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते हैं। रूरल एरिया में भी उनको जो है अपना सेवा देना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने 36 लाख की बॉन्ड पॉलिसी बनाई है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से दूरी बना रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या अदर स्टेट के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, और सभी का अपना अपना तर्क है। और स्टूडेंट्स लोग जो इसका अपोज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले बार जो डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट आया था तो उसमें जितना सीट था उसमें दुगना से भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ था। ये शो करता है कि हम लोग जो है अनविलिंग नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, और वो तर्क दे रहे हैं कि इस तरह के इन्होंने बॉन्ड भरा रहे हैं, जबकि कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कोर्स पूरा होने के बाद इन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब दे ही दिया जाएगा। तो ये सब तर्क दे रहे हैं। तो इसमें है कि कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए, या तो स्टूडेंट्स को प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर जो भी हो वहाँ पर उनको जो है कुछ जॉब का व्यवस्था कर दें, और नहीं तो फिर उनको फिर आप रोके नहीं हो। कहीं जॉब करते हैं तो इस पर रोक लगाना जो है बिल्कुल गलत है बिना कोई व्यवस्था किए हुए। हरियाणा पॉलिसी ऑफ सेटलिंग एमबीबीएस ग्रेजुएट्स इन स्टेट गवर्नमेंट रन कॉलेज विथ ए ₹36.3 लाख बॉन्ड इन एडिशन टू द ट्यूशन फीस इफ दे डू नॉट सर्व 7 ईयर्स। अच्छा, समय भी निर्धारित कर रखा है कि 7 साल तक उनको काम करना पड़ेगा स्टेट ऑन्ड इंस्टीट्यूशंस में। दे मेनी हाई नीट स्कोरर्स फ्रॉम द स्टेट आर ऑप्टिंग टू सीक एडमिशन आउटसाइड इट व्हाइल दोज फ्रॉम आउटसाइड और गिविंग हरियाणा ए वाइड बर्थ। तो बाहर वाले जो है वो भी हरियाणा से दूरी बना रहे हैं, और वहाँ के जो डोमिसाइल के लड़के हैं वो भी दूसरी जगह एडमिशन करा रहे हैं या कोई प्राइवेट कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एक दूरी बन जाएगा। और यहाँ पर जो है स्ट्राइक चल रहा है। यहाँ देखिए फिगर भी आप देख रहे हैं, बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में बैठे हैं भूख हड़ताल पर मोर देन 500 रेजिडेंट डॉक्टर। और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो भी इन स्टूडेंट्स के समर्थन में आ गए हैं, उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। पीजीआई रोहतक, ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है वहाँ का, ये नॉर्थ इंडिया का एक फेमस इंस्टीट्यूशन है मेडिकल का, declared an indefinite strike on Thursday in support of MBBS students who have been protesting against a state government policy to make them sign a stiff bond during admissions. A student taking admission in government medical college have to sign a bond of nearly 40 lakh, 40 lakh, 10 lakh for each year of the course as a guarantee that they will serve in rural health facilities for 7 years. तो वही बात है, वही चीज लिखा हुआ है जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। The Resident Doctors Association said it had given the government 48 hours. उन्होंने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को, ये रिस्पॉन्ड करें उनके कंसर्न को लेकर, उनकी चिंताओं को लेकर। फेलिंग विच दे वुड इंटेंसिफाई दियर स्ट्राइक, वे अपने स्ट्राइक को और तेज कर देंगे। द स्टूडेंट्स क्वेश्चन द लॉजिक बिहाइंड द बॉन्ड पॉलिसी व्हेन देयर वाज नो गारंटी दैट दे वुड लैंड ए गवर्नमेंट जॉब एट द एंड ऑफ दियर कोर्सेज। तो ये भी तर्क दिए जा रहे हैं। तो यही आपका एक न्यूज की तरह है, इसमें और भी बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, अगली न्यूज को लेते हैं। एक्स आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर अपॉइंटेड न्यू पाक आर्मी चीफ। तो कमर बाजवा साहब जो है रिटायर कर गए हैं, उनके जगह पर अब ये जो है 1-2-3 दिन में ये वहाँ के गवर्नर जनरल के रूप में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंटेड न्यू पाक आर्मी चीफ के रूप में कार्य करना शुरू कर देंगे। जनरल बाजवाज सक्सेसर एमिड बार्स फ्रॉम इमरान। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाक्स न्यू आर्मी चीफ सर्व द शॉर्टेस्ट एज अ स्टिंट एवर एज आईएसआई चीफ। तो आईएसआई जो है वहाँ की खुफिया एजेंसी है, उसके चीफ के रूप में ये काम कर चुके हैं। आईएसआई का फुल फॉर्म इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस होता है, और वहाँ की खुफिया एजेंसी है, बहुत ही कुख्यात है। एज ही वाज रिप्लेस्ड विद इन 8 months ऑफ अपॉइंटमेंट इन 2019 एट द इंसिस्टेंस ऑफ देन पीएम इमरान खान। तो इनको हटा दिया गया था 2019 में, मात्र 8 महीने में
और उसमें पीएम जो थे इमरान खान थे। मुनीर आज चीफ ऑफ पाकिस्तान टू मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज द आईएसआई चीफ रह चुके हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी चीफ रह चुके हैं। तो इमरान खान से जो है इनका बहुत अच्छा संबंध नहीं है। ही वाज करेंटली सर्विंग एज आर्मी क्वार्टर मास्टर जनरल। ही इज पाक्स 17th आर्मी चीफ, तो ये 17वां होंगे, 17वां आर्मी चीफ होंगे सिंस इट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। इन कंपेरिजन द कंट्री हैज सीन 30 पीएम। ये 17वां आर्मी चीफ हैं, लेकिन अब तक 30 पीएम हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो यही है, नाम याद रखिएगा इनका, असीम मुनीर। आगे है अनवर इब्राहिम इज मलेशियाज 5th पीएम इन लेस देन 5 ईयर्स। तो मलेशिया के नए पीएम नियुक्त किए गए हैं अनवर इब्राहिम। तो ये उस देश के जो बहुत फेमस चेहरा हैं, या फिर कहिए साउथ ईस्ट एशिया के जो है बहुत फेमस चेहरा हैं ये। स्टनिंग कमबैक फॉर द 75 ईयर ओल्ड, 75 साल के हैं ये। हु वाज अर्लियर डिप्टी पीएम एज वेल एज अपोजिशन लीडर। तो इनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। शायद साउथ ईस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में 2 बार ये जो है जेल भी गए हैं, और वो जेल टर्म्स इनका जो था पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं ये। अनवर सेड ही विसेज हिज विक्ट्री विल ब्रिंग न्यू होप फॉर मलेशियंस। तो एक नया होप लेके आया है मलेशियंस के लिए। लॉन्गिंग फॉर ए मोर इक्विटेबल nation and assured majority Malay Muslims that they have nothing to fear। तो इनके बनने से देखिए अब मलेशिया में क्या परिवर्तन आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि बहुत अनस्टेबल टाइप का रहा है वहाँ का जो गवर्नमेंट है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइज इन मीजल्स केसेस ड्यू टू वीकेंड सर्विलांस बैक्स गैप WHO एंड CDC। तो देखिए इन्होंने बोला है कि ये जो मीजल्स के केस बढ़ रहे हैं पूरे विश्व में ग्लोबली, उसका क्या कारण है। द WHO एंड US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैव इन ए जॉइंट स्टेटमेंट said the surge in measles cases globally is being caused by a decline in vaccine coverage। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का कवरेज जो है घटा है, क्योंकि बीच में जो कोविड आया था तो बहुत सारे लोग उधर जो है कोविड में बिजी हो गए, सरकारें कोविड के वैक्सीनेशन में बिजी हो गए, तो दूसरा जो वैक्सीनेशन है उस पर प्रभाव पड़ा है। वीकेंड सर्विलांस जो है इसमें भी कमी आई है। एंड कंटिन्यूड इंटरप्शन इन इम्यूनाइजेशन, तो इंटरप्शन तो हुआ ही है ड्यू टू कोविड। दिस कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एन इंक्रीज इन मीजल्स केसेज इन इंडिया। तो अभी भारत में भी ऐसा देखा जा रहा है, इसी पृष्ठभूमि में इनका बयान आया है। तो यही पूरा न्यूज है आपको। तो ये फैलने का जो कारण है यही है कि कोविड में सब लोग बिजी रह गए, इस ओर कम ध्यान दिए, तो इसी के कारण जो है मीजल्स बढ़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एट 31 के चाइना कोविड केसेज ब्रेक अप्रैल रिकॉर्ड। चाइना में एक बार फिर से जो है कोविड केसेज बढ़ने लगा है। रिसर्जेंस कास्ट डाउट ऑन इन्वेस्टर होप्स फॉर ईजिंग ऑफ जीरो कोविड पॉलिसी। ठीक है, तो वहाँ जो है वहाँ का जीरो कोविड पॉलिसी जो है ये बहुत हार्ड कोर टाइप का है। थोड़ा सा भी कहीं से निकला तो उस एरिया को पूरा ये जो है घेराबंदी टाइप का कर देते हैं और हर एक को चेक करने लगते हैं। तो कंट्री जो है बहुत हार्ड कोर है। तो इन्वेस्टर्स जो है उनमें फिर से एक जो है चिंता हो गया है। रिसर्जेंस कास्ट जो रिसर्जेंस हुआ है फिर से, जो कोविड का बढ़ता हुआ केस है, उससे जो है इन्वेस्टर्स का जो होप था कि जीरो कोविड पॉलिसी है उसमें कुछ ईज आएगा, कुछ छूट दी जाएगी, उस पर फिर पानी फिरता नजर आ रहा है। तो चाइना रिपोर्टेड रिकॉर्ड हाई कोविड-19 इन्फेक्शंस ऑन थर्सडे विथ सिटीज नेशन वाइड इम्पोजिंग लोकलाइज्ड लॉकडाउन। जहाँ तहाँ जो है लॉकडाउन लग रहा है, लोकलाइज्ड लॉकडाउन। मास टेस्टिंग अदर कर्व्स दैट आर फ्यूलिंग फ्रस्ट्रेशन एंड डार्केनिंग द आउटलुक फॉर द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। फिर से फ्रस्ट्रेशन में वृद्धि हो रही है। द नेशनल हेल्थ कमीशन रिकॉर्डेड इतना लोकली ट्रांसमिटेड केसेज ऑन वेडनेसडे सरपासिंग द प्रीवियस पीक ऑफ 29,000 रिकॉर्डेड अप्रैल 13। तो ये सब जो है पहले से कंपेयर किया है अप्रैल से कि उसके तुलना में भी अभी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है, किस तरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं। तो देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या है। डिस्कशन था समाप्त हुआ, तो फिर मिलेंगे अगले अंक में।
एक नए एडिशन के साथ। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करें। कुछ सुझाव देना है तो सुझाव भी दे सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।